फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ऑर्डर 7 के बारे में बात करेंगे, जो कि सीपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके हर एक रूल के साथ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपको इतनी सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा, आपको कभी कोई और वीडियो या फिर सीपीसी कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑर्डर 7 के लिए। और मैंने ऑर्डर 7 का जो रूल 11 है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें डिस्कस किया है। सबके मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको जो प्रैक्टिस करेंगे कोर्ट के अंदर उसमें भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो उसके सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट इसका रूल 1 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कहता है कि पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेन। जब आप प्लेन दायर लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो ये बताता है। सबसे पहले कहता है कि नेम ऑफ द कोर्ट। जैसे हम मान लीजिए हम सीनियर सिविल जज के पास में केस डाल रहे हैं, तो उसमें लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, और कॉमा लगा के जो भी उस कोर्ट का नाम है। जैसे कि मान लीजिए रोहिणी कोर्ट है, साकेत है, मैं दिल्ली के कोर्ट्स की बता रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे नाम हो जाएगा। दूसरा रहता है नेम एंड डिटेल्स ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। आप उसमें प्लेंटिफ का जो है पूरा नाम लिखेंगे, उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे कि कितनी एज है, फादर का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, वो पूरा लिखेंगे। और कहाँ का मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है तो सिटीजन ऑफ इंडिया लिखेंगे। ऐसे डिफेंडेंट के बारे में बिल्कुल सेम, जैसे प्लेंटिफ की डिटेल दी है वैसे आप डिफेंडेंट की भी डिटेल देंगे। अब आपको फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन। अब आपको वो फैक्ट्स, अपने केस के पूरे फैक्ट्स लिखने हैं, और किन वजह से। कॉज ऑफ एक्शन वो होता है जिसकी वजह से आप कोर्ट में आए हैं, जिसकी वजह से आपका आपका जो क्लेम है, आप वो कोर्ट से उस क्लेम को डिफेंडेंट से लेना चाहते हैं। डिफेंडेंट्स के ऊपर आपने अगर कोई क्लेम दर्ज किया तो वो कैसे आप लेना चाहते हैं, किस वजह से आपका वो क्लेम बनता है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन होता है। फिर आता है जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। देखिए, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट आपको लिखना होगा कि भाई इस जिस कोर्ट में आपने केस को दर्ज किया है तो उस कोर्ट की जुरिडिक्शन कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि डिफेंडेंट यहीं पे रहता है, आपके ही कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता है, या फिर जो है सामान जो है खरीदा बेचा यहाँ पे गया था, कोई कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे राइज किया हो। ठीक है, तो उस वजह से आपको लिखना होगा कि जुरिडिक्शन कैसे है कोर्ट की। फिर आपको रिलीफ क्लेम बाय प्लेंटिफ। तो जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपका सूट है, तो आप उसमें 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आपको लिखना होगा कि जी प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है, और उसके साथ में आपको इंटरेस्ट कितना मांग रहे हैं वो भी आपको लिखना होगा सेपरेटली, कि भी इतना इंटरेस्ट है, वो कब से कब मांग रहे हैं, उसकी डेट भी आप लिखेंगे, टोटल कितना इंटरेस्ट बनता है वो भी आप लिखेंगे। फिर वैल्यू ऑफ सूट। अब मान लीजिए आपका 10 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट था और 2 साल से वो पेंडिंग था, तो 2 साल का आप इंटरेस्ट भी मांग रहे होंगे 12% के हिसाब से, 18% के हिसाब से, जो भी जितना भी इंटरेस्ट रेट है, तो उसको टोटल कैलकुलेट करेंगे और उस पर जो है आप कोर्ट फीस पे करेंगे, टोटल को मिला के, प्रिंसिपल प्लस जो जो आपका प्रीवियस इंटरेस्ट है। फ्यूचर वाला तो आपको पता नहीं है कोर्ट कितना देगा, तो जब तक आप केस को अपना फाइल करते हैं, सूट को फाइल करते हैं, तब तक का आप इंटरेस्ट इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ़ राहुल वॉन्ट्स टू सू अमित फॉर नॉट पेइंग रेंट, हिज प्लेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली से इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज दिल्ली, राहुल वर्सेस अमित फेल्ड टू पे रेंट ऑन 1 Jan, दिस कोर्ट हैज़ पावर टू हियर दिस केस एंड क्लेमिंग ₹50,000 एज रेंट। देखो कितने सिंपल भाषा में ये बात है कि राहुल ने अमित के ऊपर केस किया है अपना रेंट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, उसने को ये इसको बिल्कुल क्लियर कहना पड़ेगा कि भाई किस किस कोर्ट में किया है, तो जैसे कि सिविल जज दिल्ली में, और केस का जो देखिए दोनों पार्टीज़ का नाम क्या है, राहुल वर्सेस अमित है। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरा राहुल वर्सेस अमित में आप उनका पूरा डिटेल भी देंगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह भी देंगे। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई अमित फेल टू पे रेंट ऑन 1 Jan, तो ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है। और फिर आपको लिखेंगे दिस कोर्ट हैज़ पावर, फिर आपको कोर्ट की पावर बतानी पड़ेगी जो कि आपको जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं। फिर आपको रिलीफ लिखनी होगी जो कि आप क्लेम कर रहे हैं 50,000 रुपये रेंट। ठीक है ना, आपको देखो कितनी सिंपल भाषा में ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऐसे रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, ये देखिए अब एप्लीकेबल है मनी सूट्स में। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है रूल 2 के, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी होगा वो, मस्ट स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम। आपको लिखना होगा कि भाई आप कितनी अमाउंट क्लेम कर रहे हैं अपने सूट के अंदर। अगर 10 लाख का है तो वो 10 लाख अमाउंट आपको लिखनी होगी। आप उसमें अप्रॉक्सीमेट वगैरह नहीं लिखेंगे। अगर आप मतलब कुछ केसेस में होता है अप्रॉक्सीमेट जिसमें आपको नहीं पता होता है, तो देखिए उसमें एक्सेप्शन क्या है। इफ़ सुइंग फॉर मेन प्रॉफिट और अनसेटल्ड अकाउंट स्टेट अप्रॉक्सीमेट अमाउंट। तो मान लीजिए आपने जो है मेन प्रॉफिट के लिए बोला है कि भाई 5,000 पर मंथ के हिसाब से इसको दिया जाए या डे के हिसाब से दिया जाए, जो भी आपका वो बनता है, तो आपको बताना होगा कि जी मोटा मोटा इतना बनेगा। ठीक है ना, तो उसमें आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए प्रिसाइज अमाउंट क्या होगी कि आप कहेंगे आई क्लेम एग्जैक्टली ₹10,500 फॉर दी अनपेड इनवॉइस। ये जो 10,500 रुपये आप मांग रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी मुझे ये अमाउंट जो है, जो इस इनवॉइस को इसने इस इनवॉइस की पेमेंट नहीं की है, तो आप बिल्कुल क्लियर लिखेंगे। और अप्रॉक्सीमेट में कैसे लिखेंगे, आई क्लेम माई शेयर इन द पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट रफली एस्टिमेटेड एट ₹1 lakh, फाइनल अमाउंट डिपेंड्स ऑन
सेटलिंग दी अकाउंट्स। अब देखिए आप यहाँ पे आपने जो अपनी पार्टनरशिप के उसमें कहा कि जी मेरा प्रॉफिट है वो लगभग इतना बनता है, 1 लाख रुपए बनता है, और जो फाइनल अमाउंट है वो जब भी अकाउंट पूरे सेटल होंगे तब होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी लाइबिलिटीज़ भी होंगी, कुछ आपकी एसेट्स भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो कि इसमें आएंगी। फिर उसके बाद ही आपको, इसलिए आप उसमें अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है वो 1 लाख से ज़्यादा होगा कि 1 लाख से कम होगा। अब इसमें चलते सब्जेक्ट मैटर इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए आपका जो सूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो मनी रिकवरी के ऊपर नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? सूट रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या हाउस का हो सकता है, ठीक है ना, वो आपका सूट किसका हो सकता है? लैंड या हाउस का। प्लेंट मस्ट कंटेन अ डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट। तो आपकी जो प्लेंट है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई वो जो ज़मीन है ना, वो जो घर है वो कहाँ पर है, उसका ईस्ट साइड क्या है, वेस्ट साइड क्या है, साउथ साइड में क्या है, बगल वाला घर कौन सा है, ठीक है ना, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है। आप ऐसे ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा, साउथ ईस्ट वेस्ट पूरी तरफ से, ताकि कोर्ट को समझ में आ जाए कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर सूट है। इफ़ पॉसिबल मेंशन बाउंड्रीज और सर्वे नंबर। अगर पॉसिबल है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसकी बाउंड्रीज और जो सर्वे नंबर है वो भी आप उसमें लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, रवि सू फॉर अ पीस ऑफ लैंड, ही कैन नॉट जस्ट से माई लैंड इन विलेज एक्स, ही मस्ट राइट प्लॉट नंबर 45, सर्वे नंबर 12, नॉर्थ रोड, साउथ रिवर, ईस्ट राम्स हाउस, वेस्ट फार्म, दिस इंश्योर द कोर्ट नो एग्जैक्टली विच लैंड इज़ इन डिस्प्यूट। अब जैसे रवि ने सूट फाइल किया है लैंड के लिए, तो वो ऐसे नहीं कह सकता जी मेरी ना गांव में ये फला गांव है, उसके अंदर जी ये इसके अंदर ज़मीन है, कौन सी वाली ज़मीन है। तो उसको लिखना होगा कि प्लॉट नंबर 45 है, सर्वे नंबर इतना है, नॉर्थ रोड है, और इस तरीके से पूरी उसकी डिटेल देगा, ताकि कोर्ट को पता चल सके कि भाई क्या एग्जैक्टली कौन सी लैंड डिस्प्यूट के अंदर है। अब इसके अंदर देखिए रूल 4 क्या कहता है, व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, देखिए आप पर्सनल कैपेसिटी में कुछ केसेस के अंदर नहीं केस लड़ रहे होते हैं, आप जो है आप हो सकते हैं कि स्पेशल पावर अटॉर्नी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं जैसे कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। जैसे अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो कंपनी की तरफ से आप हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप लड़ रहे हैं। तो ये तब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स हैं इस रूल के, प्लेंटिफ इज़ नॉट सुइंग फॉर हिमसेल्फ अलोन, वो अपने लिए ही मतलब वो सूट फाइल नहीं कर रहा है, वो कंपनी की तरफ से है। मस्ट शो ही हैज़ एन एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, और दिखाना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में उसका जो है इंटरेस्ट उसमें बनता है, तो बताना पड़ेगा कि वो किस पावर किस हैसियत से है। और मस्ट शो ही हैज़ टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको उसके फेवर में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, जिसकी वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे नहीं कि अपने आप से आप बन के आ जाएंगे। एग्जाम्पल भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है। ए डायरेक्टर suing on behalf of a company, the plaintiff must state Mr. A director authorized by board resolution dated 1/1/2024. This statement proves he is not suing in his personal capacity but as a representative of the legal entity, the company. तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सेम एग्जांपल आपसे पहले भी दिया, डायरेक्टर अगर एक वो कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई सूट फाइल करता है तो वो प्लेंट के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखेगा, स्टार्टिंग में ही लिखेगा कि जी मैं मतलब मिस्टर ए जो है डायरेक्टर है, और उसको वो ऑथराइज्ड कैसे हुआ है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन है जो कि पास हुआ है, किस डेट को हुआ है, वो 1 जनवरी 2024 को हुआ है। ये स्टेटमेंट साफ साफ कहती है कि जी ये वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आया है इस कोर्ट के अंदर। अब देखिए डिफेंडेंट्स के इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी, ये आपको अपनी प्लेंट के अंदर बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा प्लेंट मस्ट शो डिफेंडेंट इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। आपको बताना पड़ेगा कि वो उसको अपने पार्टी क्यों बनाया है, कोई वजह होगी, तो वो क्या वजह हो सकती है। मस्ट शो डिफेंडेंट इज लायबल टू आंसर दी क्लेम। तो मान लीजिए अगर कोई आप उसके ऊपर कोई सूट आपने जो फाइल किया है उसमें जो चीज़ आप मांग रहे हो तो वो कैसे लाइबल है, तो वो दिखना चाहिए कि वो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली ही बताना पड़ेगा कि यही बंदा है वो। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ ए इज़ हिट बाय बी's कार, अगर ए को जो है बी की कार ने चोट पहुँचाई है, ए सूज बी, ए ने जो है उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। ए मस्ट राइट बी वॉज द ड्राइवर हु हिट मी, सो बी इज़ लाइबल टू पे डैमेजेस। तो उसको लिखना पड़ेगा कि बी जो है वो ड्राइवर था उस कार का, उसने मुझे चोट पहुँचाई है, इसलिए वो डैमेजेस पे करेगा। अगर वो ऐसे लिखता है कि ए कैन नॉट सू सी बी's नेबर जस्ट बिकॉज ही नोज हिम, सी हैज़ नो इंटरेस्ट और लाइबिलिटी इन दी एक्सीडेंट। अब वो कहता है जी वो इसको जानता है सी को जानता है,
सी उसका नेबर है, सी जानता होगा, तो सी जानता है तो उससे क्या होगा, उसका उससे उसकी लाइबिलिटी थोड़ी ना बनती है। कई बार हमारे सूट में ऐसा होता है, हम अननेसेसरी पार्टीज बना देते हैं सूट के अंदर, इसीलिए कोर्ट उनको उसके चक्कर में हमारी प्लेंट को मतलब उन उन सबको डिलीट कर देती है। जितने भी आप एक्स्ट्रा डिफेंडेंट बनाएंगे उनका कोई रीज़न नहीं होगा। ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन। अब देखिए, कभी देखिए आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो सूट फाइल करना होता है उसकी एक ना टाइम लिमिट है। फॉर एग्जांपल मनी रिकवरी का सूट है तो उसके लिए आपके पास 3 साल का समय है। अगर 3 साल के अंदर अंदर अगर आप अपना सूट फाइल नहीं करेंगे तो कोर्ट उसको लिमिटेशन बार्ड मानेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन है, वो कौन सी एग्जाम्पशन है वो हम समझते हैं। सूट फाइल्ड आफ्टर दी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, ठीक है, जो टाइम लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है किसी सूट को फाइल करने का, उसके बियॉन्ड जाके आप सूट को फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेंट मस्ट स्पेसिफिकली स्टेट द ग्राउंड फॉर एग्जाम्पशन, और आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आप कोर्ट से एग्जाम्पशन क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आपने जो 3 साल का जो सूट था आप उसके बियॉन्ड में आ गए हैं, 3 साल के बजाय आप 4 साल 5 साल जो भी है उतने टाइम में आ रहे हैं, तो क्या रीज़न है। जबकि आपने सुना होगा कि अगर 1 सेकेंड भी अगर आप लेट है ना सूट फाइल करने के लिए तो भी आपका टाइम बार्ड है, आपका एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। लेकिन एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रिकवरी ऑफ मनी मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 years. If filing after 4 years, the plaintiff must say the suit is late, but I am claiming exemption because I was a minor until last month. Without this statement, the suit will be dismissed as time barred. अब देखो 3 साल के अंदर अंदर रिकवरी आपको मनी रिकवरी आप कर सकते हैं। इस केस के अंदर अगर आप जो है 4 साल के लिए कर रहे हैं, 4 साल के बाद उसमें जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या रीज़न था, आपने विद इन 3 years नहीं किया, क्योंकि ऐरा गैरा रीज़न तो नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कि इसमें रीज़न दिया गया है कि वो क्या था, लास्ट महीने तक क्या था, माइनर था। अब माइनर तो माइनर का रीज़न तो बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है। माइनर था इसलिए वो खुद से सूट नहीं फाइल कर सकता था, किसी के थ्रू ही करना पड़ता उसको, मदर के या कोई गार्डियन के थ्रू करना पड़ता। लेकिन अब वो एडल्ट हुआ है तो वो कर सकता है, तो इसलिए उसके लिए ये एग्जाम्पशन उसको मिल सकती है। इसके अब 7 और 8 जो है, ऑर्डर 7 के रूल्स पढ़ते हैं। रिलीफ टू बी रिलीफ टू बी स्टेटेड स्पेसिफिकली। जो आप रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखनी पड़ेगी। रूल 7 कहता है स्टेट स्पेसिफिकली व्हाट यू वांट। मनी मांग रहे हैं, लैंड मांग रहे हैं, इंजंक्शन मांग रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते जी न्याय दे दो, जस्ट डू जस्टिस प्लीज़, ऐसा नहीं कह सकते आप। आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है मनी मांग रहे हैं तो वो कितनी अमाउंट है, ठीक है, उसमें कितना इंटरेस्ट है। लैंड मांग रहे हो तो वो कौन सी वाली लैंड है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। इंजंक्शन मांग रहे हो तो वो कौन सा इंजंक्शन है, क्या वो मैंडेटरी है या टेम्परेरी है, कौन सा इंजंक्शन मांग रहे हैं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। रूल 8 कहता है इफ़ क्लेमिंग डिस्टिंक्ट रिलीफ ऑन सेपरेट ग्राउंड्स स्टेट देम सेपरेटली। अगर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ कोर्ट से मांग रहे हैं तो उसके लिए आपको वो सेपरेट ग्राउंड उसमें लिखने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आपने सूट फॉर पोजीशन मांगा है, ठीक है, आपका घर है किसी के कब्जे में है या टेनेंट के पास है, मान लीजिए वो उसने रेंट नहीं दिया है या फिर किसी ने कब्जा कर रखा है घर पे आपके, तो कब्जे वाला मान लेते हैं। अगर घर पे आपके कब्जा कर रखा है तो आप क्या करेंगे, जो वो इलीगली उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक तो रिलीफ आप यही मांगेंगे, और एक आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी आप पोजीशन मांगेंगे, और तीसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं जी वो बेचे ना। तो ये 3 रिलीफ हो गए, आपको तीनों को बड़ा ही अलग अलग लिखना पड़ेगा। आप पहले कहेंगे जी उससे एक्स को डायरेक्ट करें कि वो मुझे पोजीशन दे मेरे घर की, और दूसरा जब से वो इलीगली रह रहा है तब से लेकर अब तक का मुझे डैमेजेस पे करे पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। और इंजंक्शन कह सकते हैं कि जी वो किसी को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करे, किसी को बेच बाच ना दे, समझ रहे हो। तो ये बड़ा स्पेसिफिकली आपको लिखना पड़ेगा। तो 20 स्पेसिफिक एग्जाम्पल में ऑर्डर डिफेंडेंट टू पे ₹10,000 मनी रिकवरी, जैसे आपने यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख दिया जी 10,000 रुपये डिफेंडेंट को कहिए कि वो दे मुझे। ऑर्डर डिफेंडेंट टू स्टॉप एंटरिंग माई गार्डन, तो आपको ये कहना है कि वो मेरे गार्डन में ना आए, उसको रोका जाए, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर लिखना पड़ेगा। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 9, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। अब देखिए जब आपकी प्लेंट जो है कोर्ट ने दर्ज कर ली है, मान ली है, तब आपको क्या करना होगा। इंग्रेडिएंट सेंस के इस रूल के, कोर्ट एडमिट्स द प्लेंट, ठीक है, कोर्ट ने एडमिट कर ली। प्लेंटिफ मस्ट प्रेजेंट कॉपीज ऑफ प्लेंट ऑन प्लेन पेपर, आपको अपनी जो कॉपीज़ हैं उस प्लेंट की प्लेन पेपर पर देनी होंगी, जैसे हम प्रिंट करा के देते हैं उसको साइन करके देते हैं कॉपी। और उसके साथ में क्या होगा कि जितने डिफेंडेंट्स हैं, मान लीजिए अगर आपने एक डिफेंडेंट बनाया है तो एक कॉपी आपको प्लस में उसके देंगे कोर्ट को, अगर 2 बनाए हैं 2 और 3 बनाए हैं 3, और जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं उतनी ही आप कॉपीज़ देंगे उसके साथ में लगा के। आपको फिर क्या करना है, पे फीस फॉर सर्विंग समन्स
विदिन 7 days, और आपको 7 दिन के अंदर अंदर जो समन्स के लिए, इसको कहते हैं प्रोसेस फॉर्म कहते हैं, पीएफ बहुत दिल्ली में बड़ा फेमस रहता है, पीएफ कहते हैं इसको, प्रोसेस फॉर्म को। दो पर पार्टी के हिसाब से इसमें 1 रुपये की फ़ीस जाती है, और बाकी मतलब हम लोग तो जो है कितने भी हों 2 से 4 रुपये ऐसे ही लगा के दे देते हैं। तो आप 2 रुपये लगा के उसके टिकट लगा के दे देंगे प्रोसेस फॉर्म में, और उसमें सारी डिटेल लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जज सेज एडमिटेड, जज ने कहा कि जी आपका सूट एडमिट हो गया। नाउ इफ देर आर 3 डिफेंडेंट्स, द प्लेंटिफ मस्ट सबमिट 3 फोटोकॉपीज ऑफ द प्लेन टू द कोर्ट ऑफिस। दीज कॉपी विल बी अटैच टू द समन्स सेंड टू द डिफेंडेंट्स। तो जैसे कोर्ट ने एडमिट करा, अगर 3 डिफेंडेंट्स हैं तो आपको 3 कॉपीज़ कोर्ट में देनी होंगी, और वो समन्स के साथ में लग के डिफेंडेंट को जाएंगी। आगे चलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका रूल है, रिटर्न ऑफ प्लेंट। क्या होता है कि कभी कभी हमने जो सूट फाइल किया होता है उस कोर्ट में कर दिया होता है जिसमें हमारी जुरिडिक्शन बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कोर्ट फाइंड्स इट हैज़ नो जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल और पेक्यूनरी। टेरिटोरियल होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस जगह पे कोर्ट है उस जगह पे अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ है तब, ठीक है ना। मान लीजिए आपके जो पैसे थे, आपने माल वहाँ से सप्लाई किया था, या डिफेंडेंट उस एरिया में रहता है, तो ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो गई। पेक्यूनरी क्या हुई, जैसे सिविल जज है तो सिविल जज की जो लिमिट है सुनने की, वो अप टू 3 लाख का ही सूट सुन सकता है। वो ये दिल्ली के अंदर रूल है, ठीक है। आप कौन से स्टेट के हैं उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट में बताना कि वहाँ की कितनी है। और डिस्ट्रिक्ट जज की 3 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक है, उसके बाद में हाई कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। तो ये होगी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। इट रिटर्न्स द प्लेन टू बी फाइल्ड इन द प्रॉपर कोर्ट। अगर आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है तो कोर्ट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हिसाब से जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन बनेगी वहाँ के लिए उस प्लेंट को आपकी रिटर्न कर देगा, और आप उस प्लेंट को जाके उसी कोर्ट में फाइल कर देंगे वैसी की वैसी। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपने आपकी जो पेक्यूनरी के हिसाब से हुई, मान लिया आपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास में सूट फाइल कर दिया, मतलब 3 लाख रुपए से 2,90,000 का मान लीजिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट के पास ही 10,000 रुपये कम है ना। तो इसके लिए आपका जो सूट है वो नीचे वाले कोर्ट में भेज दिया जाएगा पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो 2,90,000 सिविल जज सुनेगा। कैन बी डन एट एनी स्टेज, देखिए इसका मतलब क्या होता है, कैन बी डन एट एनी स्टेज। सिर्फ इसी के लिए नहीं, जितने भी लॉ होता है ना, जितना भी लॉ के ऊपर आप कोर्ट को कभी भी कोर्ट से बता सकते हैं कि आप ये चीज़ करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्लेंट दर्ज कर दी, रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट की आ गई, उसमें एविडेंस भी हो गए, आर्ग्यूमेंट के पास मैटर आया और आपको रियलाइज़ हुआ इस कोर्ट की तो जुरिडिक्शन ही नहीं है, तो आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर, बोलेंगे जी ये नहीं बनता यहाँ पे, तो कोर्ट को उसी टाइम पे। तो इसलिए इसका मतलब है किसी भी स्टेज पे। एग्जाम्पल के तौर पे ए फाइल्स अ सूट इन दिल्ली फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, द दिल्ली कोर्ट विल रिटर्न द प्लेन डॉक्यूमेंट टू ए इफेक्टिवली सेइंग वी कैन नॉट हियर दिस, टेक दिस डॉक्यूमेंट एंड गो फाइल इन द मुंबई कोर्ट। तो मान लीजिए दिल्ली सूट इन दिल्ली फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, अगर आप मान लीजिए इसको ही समझ लेते हैं, आपका घर कहीं पर है, ठीक है। आपको पता होगा कि जिस जगह पे ज़मीन होती है, ज़मीन का अगर आप केस करते हैं ना, जिस जगह पे होगा वो वहीं पे आप सूट फाइल करेंगे। अगर आपने कहीं और कर दिया उसका, तो कोर्ट आपको वहीं वापस भेजेगी, क्योंकि आपका जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से बनेगा। आप कहीं पे भी रहते हो, डिफेंडेंट भी आपके बगल में रहता हो, तब भी नहीं बनेगा ये, ठीक है। रूल 10A है फिक्सिंग डेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस की जो है कोर्ट फिक्स करता है। इंग्रेडिएंट्स है टू अवॉइड डिले व्हेन रिटर्निंग अ प्लेंट। मान लीजिए ऐसा डिले ना हो, ठीक है, आपकी जब प्लेंट को रिटर्न कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो वो जिस कोर्ट में भेज रहे होते हैं उस कोर्ट की उसके पास उसके लिए उसमें वो डेट फिक्स कर देते हैं। प्लेंटिफ कैन टेल द करंट कोर्ट वेयर ही विल फाइल नेक्स्ट। प्लेंटिफ बता सकता है कि भाई मैं ऐसे इस समय मैं इस चीज़ को कर दूंगा, फाइल कर दूंगा। करंट कोर्ट कैन फिक्स अ डेट फॉर पार्टीज टू अपीयर इन दैट न्यू कोर्ट। और कोर्ट फिक्स कर सकता है जी ठीक है, आप दोनों के दोनों इस कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट के अंदर आप जुरिडिक्शन बनती है, वहाँ उस प्लेंट को भिजवा के बोलेगा कि आप अब यहाँ पे दोनों अपीयर हो जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास था ना, वो 2,90,000 रुपये का सूट था। अभी 2,90,000 का सूट है, तो अब क्या होगा, जब ये रिटर्न होगा तो रिटर्न होगा, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज है तो वो क्या करेगा, इसको रिटर्न के टाइम पे भेजेगा प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास। वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास भेजेगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज क्या करेगा, नीचे जो सीनियर सिविल जज है उनके पास भेज देगा, ठीक है। तो कोर्ट बता सकते हैं जी आप उनके सामने पेश हो जाना। तो इस तरीके से आपका कोर्ट जो सूट है वो प्लेंट है वो रिटर्न इस तरीके से हो जाएगी,
दिल्ली कोर्ट रिटर्न प्लेंट, प्लेंटिफ सेज आई विल फाइल इन मुंबई। दिल्ली कोर्ट ने रिटर्न कर दिया, प्लेंटिफ ने कहा जी मैं इसको मुंबई में फाइल करूंगा। दिल्ली कोर्ट ऑर्डर्स ओके बोथ पार्टीज मस्ट अपीयर इन मुंबई। तो फिर दिल्ली कोर्ट कहेगा जी ठीक है, आप जो है मुंबई में जाके इस डेट को, मान लीजिए दोनों ने बता दिया जी 25 दिसंबर को कर लेंगे, तो 25 दिसंबर की डेट हो जाएगी, उस दिन आके वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे। दिस सेव्स द ट्रबल ऑफ सेंडिंग न्यू समन्स फ्रॉम मुंबई। अब मुंबई से भी जो अभी डिफेंडेंट को आपने दिल्ली में तो बुला लिया था समन्स करके, अब वहाँ पे उसको मुंबई में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एपलेट कोर्ट्स पावर। जब ऐसे केस के अंदर एपलेट कोर्ट की पावर क्या रहेगी, जब उसके पास अपील में ये चीज़ जाती है तो इफ़ एन अपील कोर्ट सेट्स असाइड अ डिक्री बिकॉज द लोअर कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन। अगर कोई डिक्री जो है कोर्ट लॉ पॉइंट पे कर देता है कि जिस कोर्ट ने नीचे सुना था ये मैटर, उस कोर्ट की जुरिडिक्शन ही नहीं थी, ठीक है, एक तो ये चीज़ कहता है ये रूल। दूसरा कहता है इट कैन डायरेक्ट द लोअर कोर्ट टू रिटर्न द प्लेंट। वो सीधा सीधा कोर्ट को भी डायरेक्शन दे सकता है, नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट को, कि जी आप इसको रिटर्न कर दीजिए, जहाँ की है ये, जहाँ आपकी जुरिडिक्शन बनती है वहाँ पे ये फाइल होगी। इट कैन ऑल्सो फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र टू द कोर्ट करेक्ट कोर्ट। अब इसके पास ये भी पावर है, क्योंकि एपलेट कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो सीधे सीधे ये कह दे कि जी ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ एक्चुअली में जुरिडिक्शन बनती है आप सीधे वहाँ चले जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे हाई कोर्ट डिसाइड्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैड नो पावर टू हियर द केस, इंस्टेड ऑफ जस्ट कैंसलिंग एवरीथिंग इट ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लीज रिटर्न द प्लेंट टू द प्लेंटिफ इमीडिएटली सो दे कैन फाइल इट करेक्टली। तो हाई कोर्ट में वो सीधा सीधा कह देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जाइए आप इसको जो रिटर्न कर दीजिए, ताकि प्लेंटिफ जाके फटाफट से इसको अपना जहाँ बनती है वहाँ पे इसको प्लेंट को फाइल कर दे, और इसमें टाइम बच जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रूल है, जो हमेशा हर एडवोकेट यूज़ करता है, हर ट्रायल में आपको लगभग दिख जाएगा, वो होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो ये आपकी जो प्लेंट है वो इस वजह से रिजेक्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए अगर आपकी प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है, नो कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई जैसे 25 तारीख को रेंट ड्यू था और जो टेनेंट था उसने नहीं दिया। अब जब नहीं दिया तो ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है कि भाई उसने रेंट नहीं दिया था, इस तारीख तक बनता था, तो इसलिए कॉज ऑफ एक्शन है। अगर तो ये आपको लिखना पड़ेगा, आप सीधा ये नहीं कह सकते जी उससे मुझे रेंट, वो बस लिखते गए जी तब से मेरा ये टेनेंट है और इतने इतना रेंट बनता रहता है, उसके बारे में ये लिख ही नहीं रही कि जी इसने इस तारीख से दिया नहीं है। तो कॉज ऑफ एक्शन आपको लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली लिखना होगा। प्लेंट के अंदर एक स्पेसिफिक एक पैरा होता है कि कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ। फिर आता है कि अंडर वैल्यूड। अब मान लीजिए आपने जो है किसी प्रॉपर्टी का सूट फाइल किया है, उस प्रॉपर्टी की आपने वैल्यू ही नहीं लगाई, आपने जो है सिर्फ कुछ भी जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उसको 20-25 लाख रुपए में उसकी वैल्यू कर दी है, तब भी कोर्ट उसको जो है रिटर्न कर सकता है, या तो आप उसमें वैसे करेक्शन करा सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, इस केस के अंदर तो आप अंडर वैल्यूड है तो आप उसकी ठीक से वैल्यू कर सकते हैं, दोबारा से उसको अमेंडमेंट्स वगैरह करके। इनसफिशिएंट स्टैम्प है, जो कोर्ट फीस जो कोर्ट की बनती है वो आपने प्रॉपर फाइल नहीं करी। कोर्ट की फ़ीस बनती है 1,000 रुपये और आपने फाइल करी है 200 रुपये या फिर 900 रुपये। तो कोर्ट, लेकिन देखिए कोर्ट इसके अंदर रिटर्न तो नहीं करता, आपको मौका दे देता है। कोर्ट कहता है जी आप इसको ठीक कर लो, बाकी की जो इनसफिशिएंट फीस है वो आप कोर्ट में दर्ज जमा करा दो। बार्ड बाय लॉ। अब मान लीजिए जैसे कि 3 साल का रिकवरी मनी रिकवरी का सूट है, अब वो 3.5 साल के बाद में फाइल हुआ है, तो कोर्ट उसमें इसमें रिजेक्ट कर देगा कि बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है। तो अब इसमें है एक और चीज़ है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या होता है, डुप्लीकेट में आपको जो है एक प्लेंट है उसके डॉक्यूमेंट उसके साथ में लगे, उसके साथ में आपको एक और सेट फोटोकॉपी उसकी एज इट इज़ जो होती है वो लगानी होती है। इसी को कहते हैं प्लेंट जो है इन डुप्लीकेट फाइल होती है, इसका मतलब 1+ कॉपी लगती है उसके साथ में, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। रूल 9 फेलियर, फेल टू पे फीस फॉर समन्स। अब मान लीजिए उस डिफेंडेंट के लिए समन्स ऑर्डर करे, उसका जो पीएफ जो होता है प्रोसेस फॉर्म वो आपने लगाया ही नहीं, आपको कोर्ट ने, वैसे कोर्ट इसमें 1-2 अपॉर्चुनिटी दे देती है कि ठीक है अब नहीं करा तब कर दो, लेकिन फिर भी बार बार नहीं करोगे तो फिर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी, डायरेक्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। द सिनेरियो है, देखिए इसके अंदर ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी स्टेटिंग वी डिड नॉट से हेलो टू मी व्हेन आई वॉकड इनटू द रूम। अब उसने सिर्फ ये कहा जी बी ने जो है, उसने सिंपल ये कहा कि बी ने जो मुझे हेलो नहीं कहा, अब उसकी वजह से उसने सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे उसने कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा ठीक से। द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट अंडर रूल 11A। वाई? बिकॉज नॉट सेइंग हेलो इज नॉट अ लीगल रॉन्ग इवन इफ द फैक्ट्स आर ट्रू, देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन फॉर अ लॉ सूट।
सच्चाई हो सकती है इस बात में, लेकिन जो है ये कोई लीगल रॉन्ग नहीं है, मतलब उसका ऐसा कोई राइट नहीं बनता। अगर नहीं कहा, ये तो मोरालिटी की वाली बात हो गई। लीगल और लॉ और मोरालिटी वाली बात आपने सुनी होगी, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी होगी। रूल 12 and 13, प्रोसीजर एंड इफेक्ट। क्या प्रोसीजर और इफेक्ट है? देखिए, इंग्रेडिएंट्स, जज मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑर्डर। देखिए, जब भी कोर्ट इसको प्लेंट को रिजेक्ट करेगा तो उसको अपने रीजंस देने पड़ेंगे सारे के सारे कि भाई क्यों रिजेक्ट कर रहा है। नहीं करेंगे तो फिर वो चैलेंज हो जाएगा ऑर्डर। रूल 13 कहता है रिजेक्शन डज नॉट प्रिक्लूड फाइलिंग अ फ्रेश प्लेंट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन अगर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया प्लेंट को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दोबारा से फाइल नहीं कर सकते सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। इसका मतलब ये प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं हुई है। प्रॉपर एडजुडिकेशन जब तक उसको नहीं होती है तब तक आप कर सकते हैं, मतलब सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ अ प्लेंट इज़ रिजेक्टेड बिकॉज कोर्ट फीस वर अनपेड। मान लीजिए इस वजह से हो गई कि जी कोर्ट फीस नहीं दी थी, ठीक है, तो आप दोबारा से इसको फाइल कर सकते हैं। द प्लेंटिफ कैन पे द करेक्ट फीस टुमारो एंड फाइल ए न्यू प्लेंट। देखो, इसमें तो एग्जाम्पल में लिखा है कि आप जो अगले दिन जाके पे कर दो और दोबारा से प्लेंट फाइल कर दो, लेकिन हम लोग देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, आप उसी सूट के अंदर कोर्ट आपको टाइम देता है और आप बस कोर्ट फीस जो है ला के कोर्ट को दे देते हैं और वो हो जाता है वहीं पे। ठीक है, इस तरीके से आप ये नहीं कहेंगे कि रेस जुडिकाटा लग गया इसके अंदर, आप मतलब ये पहले से सूट था, ये रिजेक्ट हो गया, अब कोर्ट फीस के चक्कर में आप दोबारा से लेके आ रहे हो। तो ये जो कोर्ट फीस के चक्कर में हुआ ना, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, इसकी वजह से नहीं, इसमें कोई प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं हुई है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। अब आप प्लेंट के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रिलाई करते हैं वो आपको लगाने होंगे, और एक ही मौका होता है आपके पास लगाने का। जो डॉक्यूमेंट आपके पास पोजीशन में है, मेरी आपसे राय है, मतलब मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप पक्का इसको जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको लगा दीजिए, नहीं तो फिर आप पछताएंगे। इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लेंटिफ मस्ट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ही सूज अपॉन इन कोर्ट व्हेन प्रेजेंटिंग द प्लेंट। तो जिस जिस जो 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 जिस जिस डॉक्यूमेंट पे वो रिलाई करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ में वो प्रोड्यूस करें। मस्ट डिलीवर अ कॉपी टू बी फाइल्ड, तो वो उसकी कॉपी वो डिलीवर करे। मस्ट लिस्ट अदर रिलाई डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट, और भी जो जो डॉक्यूमेंट है जिस पे वो रिलाई करता है अपनी अपने केस के ऊपर, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट वो दे कोर्ट के अंदर विद डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, ए सूज बी ऑन अ प्रोमिसरी नोट, ए मस्ट ब्रिंग दी ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट। अब आपने प्रोमिसरी नोट के ऊपर सूट फाइल किया है तो आपको कोर्ट को दिखाना तो पड़ेगा कि आपके पास है भी वो ओरिजिनल की नहीं, ठीक है। आपको उसके साथ में जब वो एक बार अब होगा क्या कि भाई कोर्ट में तो आप फोटो कॉपी लगा सकते हो, लेकिन जिस दिन अब एविडेंस होता है ना, और जब भी कोर्ट चाहेगी तब आपको ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा, और कोर्ट उसको ओरिजिनल को उसके साथ में मैच करेगा और देख के उसको बोलेगा कि ठीक है, ओरिजिनल सीन नाउ रिटर्न, उसको फिर वो देख के रिटर्न कर देगा। डॉक्यूमेंट नॉट इन पोजीशन। अब मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि आपकी पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट आपके केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो किसकी पोजीशन में है। डॉक्यूमेंट इज रिलाइड अपॉन बट नॉट इन प्लेंटिव्स पावर पोजीशन। जिन डॉक्यूमेंट पर आप रिलाई कर रहे हो वो आपके पास नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। प्लेंटिफ मस्ट स्टेट इन हुज पोजीशन इट इज़, आपको बताना पड़ेगा कि भाई किसकी पोजीशन में है। एग्जाम्पल के तौर पे, प्लेंटिफ रिलाइज ऑन अ लोन कॉन्ट्रैक्ट बट द ओरिजिनल इज विद द बैंक। अब आप रिलाई किस पे कर रहा है कि लोन कॉन्ट्रैक्ट, अब लोन कॉन्ट्रैक्ट है किसके पास में, उसकी ओरिजिनल कॉपी रखी है बैंक के पास। द प्लेंट मस्ट क्लियरली स्टेट, उसमें आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज करेंटली हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच, कि भाई इस बैंक के पास में है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट उसमें बाद में वहाँ से सम्मन्स करा के भी वहाँ से डॉक्यूमेंट को एविडेंस के टाइम पे मंगा सकता है ताकि आपका केस सुना जा सके। अब लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब मान लीजिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि जैसे कि प्रोमिसरी नोट और चेक्स वगैरह, तो तब क्या करना चाहिए, सूट इज़ ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सूट, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर रिलाई कर रहे हैं लेकिन वो आपके पास है नहीं, वो खो गया, तब क्या करेंगे आप, इट इज़ प्रूफ टू बी लॉस्ट, और वो प्रूफ भी होता है कि भाई हाँ वो लॉस्ट खो गया है वाकई में। प्लेंटिव गिव्स एन इंडेमिनिटी टू कोर्ट सेटिस्फैक्शन, लेकिन आपको क्या कहना पड़ेगा कि भाई आपने डिफेंडेंट के ऊपर सूट तो फाइल किया है कि जी मुझे ये डॉक्यूमेंट था, मेरे पास ये प्रोमिसरी नोट था जिससे कि मुझे इससे पैसे लेने थे, मेरे पास ये चेक था मुझे जिसकी वजह से इससे पैसे लेने थे, लेकिन वो गुम गया। लेकिन अब क्या है कि अब देखिए ये वाला अब एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। ए लॉस्ट बीस चेक, ए ने जो है बी का चेक घुमा दिया। ए सूज बी फॉर मनी, और उस पर सूट फाइल कर दिया रिकवरी के लिए। कोर्ट सेज ए गिव्स अस गारंटी, कोर्ट कहता है भाई आप ना गारंटी दो, इंडेमनिटी दो उसकी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि, इंडेमनिटी का मतलब समझ लीजिए कि कोर्ट ना कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई रिलीफ दे देता है, लेकिन हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो,
तो कोर्ट आपसे ये लिखवा लेता है कि जी अगर ऐसा हुआ, गलत बताया आपने, तो आपको उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो आपसे वो एक तरीके से गारंटी लेता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को वापस आता है, तो ए गिव्स अस अ गारंटी, कोर्ट कहता है जी आप गारंटी दो दैट इफ अ थर्ड पर्सन फाइंड दैट चेक एंड क्लेम्स मनी फ्रॉम बी लेटर। अब मान लो कि वो चेक किसी के और के पास चला गया। अब किसी और के पास वैसे रियल लाइफ में नहीं जाता है, वो बेसिकली क्या होता है कि यही जो होते हैं मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, क्या करते हैं खुद से ही किसी और को पकड़ा देते हैं, वो उस पर कुछ डिटेल लिखी नहीं होती है, वो कहता है कि जी मेरे पैसे बनते हैं, वो एक और नया सूट फाइल हो जाता है। तो यहाँ पे उसको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, ये कह के कि जी अगर किसी थर्ड पर्सन को मिल गया और उसने यूज़ कर लिया तो इसके जो पैसे हैं ये आदमी देगा अब, ठीक है। इसीलिए ताकि हम जो डिफेंडेंट है उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। अब मान लिया बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। अ प्लेंटिफ रिलाइज ऑन एंट्री इन शॉप बुक अकाउंट। अब आपका जो केस है वो इन्हीं शॉप बुक के ऊपर है, जो लेजर आप मेंटेन करते हैं, डे टू डे एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस ओरिजिनल बुक प्लस कॉपी ऑफ एंट्री। तो आप कोर्ट के अंदर उसकी ओरिजिनल बुक दिखाइए और जो कॉपी जो आप एंट्री करते हैं वो दिखा दीजिए। कोर्ट मार्क्स ओरिजिनल कंपेयर्स कॉपी सर्टिफाइज इट। तो कोर्ट करेगा ओरिजिनल के सामने इसकी फोटोज कॉपी इसके साथ में मैच कर लेगा और आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि आपको तो डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए। रिटर्न ओरिजिनल टू प्लेंटिफ, तो वो रिटर्न कर देगा। शॉपकीपर सूज कस्टमर बेस्ड ऑन अ खाता लेजर, ही ब्रिंग्स दी बिग लेजर टू कोर्ट। अब उसने जो है इसके ऊपर लेजर के ऊपर किया तो वो लेजर को लेके आता है। कोर्ट कोर्ट क्लर्क चेक्स दी स्पेसिफिक एंट्री स्टैम्प्स दी फोटोकॉपी। तो वो सारी वो एंट्रीज को चेक कर लेगा और फिर उसको वो ये ट्रू कॉपी मार्क कर लेगा। कीप द कॉपी एंड गिव्स द बिग लेजर बैक टू द शॉपकीपर। उसकी फोटोकॉपी रख लेगा कोर्ट का स्टाफ और फिर वो उसको वापस दे देंगे कि भाई अपना जो बिजनेस है उसको आप चला सको। आगे हमारा इनएडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए कब डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल हो जाएंगे, कब नहीं माने लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट ought टू बी प्रोड्यूस्ड बट वॉज नॉट। अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट था आप जिस पर रिलाई कर रहे हैं, आपके पास में था, आपने वो दिया ही नहीं कोर्ट के अंदर, अब उसको आप वापस से दोबारा फाइल नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देखो उसका रिजल्ट क्या होगा, कैन नॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस लेटर। ये नहीं है कि उसको बचा के रखा है ना, इसको बाद में आराम से ये वाली चाल हम बाद में चलेंगे। ये जो चाल आप चलने वाले हो ना, ये आपके खिलाफ चाल चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपका ये एविडेंस के टाइम पे नहीं लिया जाएगा। एक्सेप्शन है अनलेस विद लीव ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर आपने कोर्ट से परमिशन ले ली, लीव का मतलब आपने कोर्ट से परमिशन ली, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ए हाइड्स अ सीक्रेट लेटर ड्यूरिंग फाइलिंग द प्लेंट। उसके पास एक सीक्रेट लेटर था, जब वो प्लेंट फाइल कर रहा था तब उसने उसको छुपा लिया। ड्यूरिंग द ट्रायल ए सडनली पुल्स इट आउट टू सरप्राइज बी। और उसने सोचा कि अब ये स्टंट मारते हैं, सरप्राइज करते हैं इसको, और वो एविडेंस के टाइम पे लेके आता है। कोर्ट कहता है जी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। यू शुड हैव फाइल दिस विद द प्लेंट, यू कैन नॉट यूज इट नाउ विदाउट स्पेशल परमिशन। अब आप इसको फाइल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मेरी सीपीसी की सीरीज़ चल रही है साथ साथ में, उसमें सारी चीज़ें बारी बारी से 1 से लेकर 10 सेक्शंस के हिसाब से आते रहेंगे। और छोटे छोटे मतलब 10-10 का गुच्छा बना रखा है, ऐसी ऑर्डर्स को मैंने बारी बारी से बना रखा है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आ चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई सजेशन भी है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ रियली गुड डे।